हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके सामने फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम लोगों ने सीरीज़ शुरू किया था, इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और उस सीरीज़ में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने मराठा साम्राज्य का एक पहला भाग देख लिया था। और मराठा साम्राज्य में उसके जो आगे का भाग है वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आईसीआरए का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा से पूरा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। तो मराठा साम्राज्य के पिछले सेशन में हम लोगों ने देख लिया था दोस्तों कि शिवाजी अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व की वजह से किस तरह दक्षिण में अपने प्रभाव को बढ़ाए जा रहे हैं धीरे धीरे। और इसी से चिंतित होकर वहाँ उनके नीचे जो आदिल शाही साम्राज्य है, उनकी जो शासिका थी उस समय चांद बीबी, वो अपने एक नौजवान सेनापति अफजल खां को भेजती है शिवाजी के दमन के लिए। बट इसमें वो सफल नहीं हो पाता है क्योंकि शिवाजी काफ़ी चालाक और तीव्र बुद्धि के इंसान है, वो मैं पहले भी आपको चर्चा कर चुका हूँ। तो उनकी कूटनीति और उनकी बुद्धिमत्ता के सामने ये अफजल खां पराजित हो जाता है और इनके बीच जो युद्ध होता है 1659 में, उस युद्ध में अफजल खां की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे शिवाजी के एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक भी जीत होती है। और इससे घबराकर चांद बीवी को भी लगने लगता है, यानी आदिल शाही साम्राज्य की जो शासिका है उस समय की प्रेजेंट, उनको भी लगने लगता है कि शिवाजी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो शिवाजी अपने परचम पे होता है उस समय, और इसी के प्रभाव को देखते हुए जो हम लोग जानते हैं उस समय दिल्ली में औरंगजेब का शासन चल रहा था। और औरंगजेब दक्षिण में, उसके हमेशा इच्छा रहा है कि दक्षिण में अपना विजय, अपना परचम लहरा के रखे। तो इसी वजह से उनको जब पता चलता है शिवाजी के बारे में कि शिवाजी अपना प्रभाव को इस तरह से दक्षिण में बढ़ाया जा रहा है, तो हो सकता है कि एक दिन औरंगजेब के शासन को भी खतरा हो जाए। तो इस वजह से वो अपने मामा, जिनका कि नाम था शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में लगभग 1.5 लाख सैनिकों के साथ वो शिवाजी के दमन के लिए भेजते हैं। तो ये बात जब शिवाजी को पता चलती है तो शिवाजी भी काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं और वो अपने जो भी उन योजना बन सकती थी उनसे छिपने की और उनसे बचने की, क्योंकि शिवाजी के पास उस समय बहुत ज़्यादा सैनिकों की संख्या नहीं थी। और यहाँ पे कहा मुगल शासन जो 1.5 लाख सैनिकों के साथ यहाँ पे आया हुआ था। तो शिवाजी काफ़ी कोशिश करते हैं उनसे बचने की। बट ये जो शाइस्ता खान है ये भी काफ़ी चालाक किस्म का इंसान था। इनको ढूंढने का जो तरीका था शिवाजी को, ये इतना बहुत ही इजी नहीं था। कहने का मतलब ये था कि अब जैसे वो दिल्ली में सदर बाजार गया, ठीक है, तो सदर बाजार के यहाँ पे अपने एक टुकड़ी सेना को यहाँ छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि यहाँ से गुजरा फिर वो आगे चला गया राजीव चौक पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं था। वो जहाँ भी जाता वहाँ पे एक सेना टुकड़ी अपनी छोड़ देता था। इससे क्या होता था कि शिवाजी की जो परेशानी थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि हर तरफ धीरे धीरे छावनी की तरह जो अपने सेना को फैला चुका था शाइस्ता खान। लेकिन उसके बावजूद भी 1660 से 1663 तक वो उसके हाथ नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन उनके बारे में पता करते करते एक जो इनका जो बचपन जहाँ गुजारे थे, जो एक प्रदेश था जिनका नाम था मावल प्रदेश, जहाँ पे शिवाजी ने अपना बचपन गुजारा था, ये जो है शाइस्ता खान जो है वहाँ पहुँच जाता है। तो मावल प्रदेश क्या है एक्चुअली में कि शिवाजी का वो बचपन का कार्यस्थल था और वहाँ पे वो अपना जीवन व्यतीत किए हुए थे। तो इसके बारे में शिवाजी को ज़्यादा जानकारी थी कि उस किले में कितने दरवाजे हैं, कहाँ से निकलना है, कहाँ से भागना है, और इस तरह जो भी उसमें संरचना होती है उसके बारे में पूरी जानकारी थी शिवाजी को। लेकिन फिर भी तो शाइस्ता का क्या करता है, ये मावल प्रदेश में पूरा कब्जा कर लेता है और उनके बनाया गया जो किला था, यानी कि जो शिवाजी का किला था, वो वहाँ जाके अपना ठहराव बना लेता है। सारे सैनिकों के साथ अपने जत्था और पूरे लावा लश्कर के साथ वो वहाँ पे डेरा डाल देता है। तो ये जो है शिवाजी के लिए परेशानी का कारण बन जाता है कि अब वहाँ पे अब इसको कैसे हटाया जाए ताकि हम अपने कार्यक्रम को और अपने प्रभाव को आगे धीरे धीरे बढ़ा सकें। तो इसी में एक नाटकीय घटनाक्रम होता है दोस्तों, जिसकी चर्चा की बहुत सारे इतिहासकारों ने किया है। वहाँ पे शिवाजी ने दिमाग लगाया, एक बूढ़े आदमी को, वृद्ध आदमी को पकड़ा और उनको भेजा शाइस्ता खान के पास और उनसे बोला कि आप उनसे जाके रिक्वेस्ट कीजिए, हाथ जोड़ के उनसे विनती कीजिए कि मैं वृद्ध हूँ और मेरी बेटी की शादी है और उसके लिए जो सो आप कम से कम एक शाही फरमान जारी कर दीजिए, हमें एक आज्ञा दे दीजिए ताकि हम अपने बारात को ले सकें। क्योंकि
शाइस्ता खां के डर से और उनके जो सैनिकों की छावनी बना दिए थे उसकी वजह से वहाँ पे शासन करना, प्रशासन करना और लोगों की आम जनजीवन जो है सो काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो उस वृद्धि की मदद से जो है सो शाइस्ता खां, वो वृद्ध जो है सो शाइस्ता खां से एक शाही फरमान जारी करवा देता है कि चलो इस तारीख को जो है सो आप अपनी बेटी की शादी के लिए बारात गुजार सकते हो, अपना ढोल नगारा जो भी बजाना है बजा सकते हो। बट ये जो है सो वृद्ध भेजा गया था किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। तो ठीक ऐसा ही समय आता है कि उस बारात में अपने सैनिकों को छुपाकर और अपने सारे ज़बर लश्कर और अपने सारे हथियार को छुपाकर शिवाजी उस बारात में शामिल हो जाते हैं। एक्चुअली में शिवाजी को किसी ने देखा तो नहीं था, उनके चेहरा तो कोई पहचानता नहीं था। और इस तरह जब वो अपने किला यानी कि मावल प्रदेश के पास जो किला है, उस किला के पास जब पहुंचता है वो बारात, तो वहाँ पे एक नाटकीय घटनाक्रम के दौरान ये शिवाजी जो है सो अपने कुछ सैनिकों के साथ उस किला में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे वो प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे अब ढूंढने लगते हैं कि ये शाइस्ता खान कहाँ है, ताकि उनकी वो हत्या कर सके। और इस दौरान दोनों के बीच काफ़ी अच्छा जंग होता है, और क्योंकि उनके पास भी सैनिकों की कमी नहीं है और ये भी जो है सो शिवाजी भी पूरी तैयारी के साथ गए थे। तो उनके बीच, दोनों के बीच, शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच एक जो है सो युद्ध होती है वहाँ पे। और उस युद्ध में जब शाइस्ता खां को लगता है, क्योंकि एक्चुअली में मावल प्रदेश के बारे में शिवाजी को ज़्यादा पता है कि वहाँ पे मुख्य द्वार कहाँ से है, वहाँ से निकलने का द्वार कहाँ पे है, तो इस चक्कर में और इस रणनीति में वो फंस जाता है शाइस्ता खान, और शाइस्ता खां को भागने की जगह नहीं मिलती है। तो अंततः वो छत से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल होता है। और इसी क्रम में आप बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा कि उसकी जो 3 उंगली थी वो जो है सो कट गया, यानी कि शिवाजी के प्रहार के वजह से बचने के क्रम में वो अपनी 3 उंगली को गवा बैठा। तो जब ये बात शाइस्ता खां जाकर औरंगजेब को बताया, तो औरंगजेब को भी लगने लगा कि शिवाजी को पकड़ना और उसको मात देना इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी दुर्लभ व्यक्ति है शिवाजी। लेकिन उस समय वो शाइस्ता खां के जो नाकामी हुई, जो हार हुई, उससे वो क्रुद्ध होकर उसको बंगाल की सूबेदारी दे देता है, उसको दक्षिण का प्रहार जो है उसको हटा देता है उसके कंधे से और उसको बंगाल भेज देता है। यानी कि शाइस्ता खां चला गया बंगाल। और ये 1663 की घटना है दोस्तों। 1663 में शाइस्ता खां के साथ निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें कि शाइस्ता खां की हार होती है और वहाँ से औरंगजेब को भी एक सबक मिलता है। ठीक है, इससे विचलित होकर शाइस्ता खां की हार से विचलित होकर औरंगजेब, अब क्योंकि मैंने उसके पर्सनालिटी के बारे में आपको पहले ही बता चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा शक्की और अपने साम्राज्य में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला इंसान नहीं था। तो इसलिए अब वो जो है सो वो ढूंढता है ऐसे व्यक्ति को जो शिवाजी को जानता हो। तो इसी क्रम में उसको नज़र पड़ती है एक कछवाहा रहा राजा जयसिंह, और इस कछवाहा राजा जयसिंह को जो है सो वो भेजते हैं शिवाजी के पास। 1663 में शाइस्ता खां की हार होती है। फिर 1665 में जो है शिवाजी के पास जो है सो आता है जयसिंह संधि के लिए, और ये संधि होती है पुरंदर की संधि। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि पुरंदर की संधि 1665 में होती है। और इससे पहले एक और घटनाक्रम होती है दोस्तों। जैसे ही शाइस्ता खान से जो है सो हार जीत जाता है शिवाजी, ठीक है, तो शाइस्ता खान अपना लावा लश्कर लेकर जो है सो वापस चला जाता है दिल्ली की ओर। और उसके बाद शिवाजी फिर अपने कार्यक्रम पे लग जाते हैं, अपने किला को जीतने और अपने धन को एकत्रित करने के जो उनका सिलसिला था उसको जारी रखते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि अफजल खां की मृत्यु के बाद आदिल शाही साम्राज्य काफ़ी अलर्ट हो चुका है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धन नहीं मिल पा रहा है। तो वो सबसे अब वो सोचता है कि अब कहाँ से धन उपार्जन किया जाए। तो पता करता है कि जो अपना जो मुग़ल शासक यानी कि दिल्ली में जो शासक है औरंगजेब, इसका जो सो खजाना कहाँ रखा था। तो पता करते हुए इसको पता चलता है कि इसका खजाना बहुत भारी संख्या में जो सो सूरत में रखा था। ठीक है, तो शिवाजी, ये काम तो काफ़ी टफ था, लेकिन शिवाजी जो है सो उस पर भी धावा बोलते हैं और 1663 में अफजल खां को पराजित करते हैं। फिर 1664 में सूरत में पहली बार जो है लूट मचाते हैं, जिनका क्या नाम है, औरंगजेब का जो खजाना होता है उस पर वो हाथ मारते हैं। और वहाँ 1664 में सूरत की पहली लूट 1664 की ये घटना है। और इसके बाद ही जो राजा जयसिंह को भेजते हैं औरंगजेब, वो इसी लूट के बाद वो काफ़ी विचलित हो जाते हैं। तब जाके जो है सो जयसिंह को भेजते हैं शिवाजी के पास संधि के लिए। और ये जयसिंह आता है, जयसिंह और शिवाजी
कि दोनों की मुलाकात होती है पुरंदर में और उनके बीच जो वार्तालाप होती है, जो संधि होती है, उसी संधि को पुरंदर की संधि 1665 में, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस संधि में होता क्या है दोस्तों, इस संधि में सबसे पहले तो जयसिंह जो है पूछता है कि शिवाजी के पास कितने किले हैं, वो बोलता है 35 किला है। वो बोलता है उसमें से 23 किला तुम दे दो। तो शिवाजी भी सोचता है कौन सा मेरा अपने बाप का, मैं भी तो अपने लूट के सबको एकत्रित किया हूँ, तो 23 किला उसको दे देता है। ठीक है, अब वो बोलता है कि तुमको औरंगजेब के समक्ष उनके दरबार में प्रस्तुत होना होगा। तो शिवाजी बोलता है कि भाई ये तो मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि शिवाजी जानता है औरंगजेब के बारे में, हो सकता है वो कूटनीति में महारत हासिल है औरंगजेब को, हो सकता है उसको बंदी बना लिया, किसी भी तरह की हानि पहुंचा दे। लेकिन फिर भी जब राजा जयसिंह उनकी सुरक्षा की पूरी आश्वासन देता है कि नहीं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे जो गरिमा है, तुम्हारा जो सम्मान है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो जाके शिवाजी मान जाता है कि चलो ठीक है। और इसी संधि में एक और चीज़ होता है कि उनका जो पुत्र होता है संभाजी, इनको जो सो औरंगजेब के दरबार में मनसबदारी पे भेजा जाता है, ये 5000 के मनसबदारी पे। ठीक है, और जो कुछ जो उनका उपयुक्त जागीर होता है वो दिया जाता है, और 5000 के मनसबदारी पे औरंगजेब के शासन में संभाजी को भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब इसी संधि के उपरांत 1666 में, मई 1666 में जब औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होता है शिवाजी, तो वहाँ पे क्या था, शिवाजी औरंगजेब के शासन में उनके जो दरबार रखता था, तो उनके सामने जो खड़े होते थे लोग, तो उनको खड़ा करने का एक क्रम होता था कि पहले वीवीआईपी, पीवीआईपी, फिर भी, फिर उसके बाद उसके कम वाले, यानी कि एक लोअर कैटेगरी, और कैटेगरी के अनुसार जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी हो उसको आगे, और उसके बाद फिर पीछे क्रम में उनको रखा जाता था। तो जब शिवाजी को तीसरे क्रम में या चौथे क्रम में रखा गया था, यानी कि उनको सबसे पहले क्रम में रखा जाना चाहिए था, क्योंकि वो शिवाजी दक्षिण के जो सो एक उभरते हुए राजा थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव बनाया था, लेकिन उनको रखा गया तीसरे या चौथे क्रम में। तो इनके आगे भी जो भी व्यक्ति थे, 2-4 जितने भी व्यक्ति थे, तो जो भी व्यक्तित्व होंगे, शिवाजी देखे तो उनको लगा कि इसमें से बहुत सारे लोगों को तो मैं पराजित कर चुका हूँ, तो ये तो मेरे सम्मान के खिलाफ है कि उनके पीछे मुझे लाइन में खड़ा कराया गया। तो इससे शिवाजी को काफ़ी आघात पहुँचता है, उनको जो लगता है कि ये मेरे सम्मान के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये ठीक नहीं है। तो इसी का विरोध करते हैं शिवाजी उनके दरबार में ही, औरंगजेब के दरबार में ही, और इसी विरोध की वजह से औरंगजेब जो है सो शिवाजी को और उसके बेटे यानी कि संभाजी को आगरा के जयपुर किले में बंद कर देता है, यानी कि उनको बंदी बना लेता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जयपुर भवन तो लिखा हुआ ठीक है, लेकिन ये जयपुर भवन राजस्थान मत चले जाना, ये जयपुर भवन यानी कि आगरा का जयपुर भवन था। आगरा के जयपुर भवन में औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया। अब जिसकी आशंका थी शिवाजी को वही हुआ। अब वहाँ पे 3-4 महीने गुजारने के बाद शिवाजी को लगा कि अब मेरी मृत्यु यहीं हो जानी है, अब यहाँ से मैं बचने वाला नहीं हूँ। फिर एक ऐसा समय आता है कि औरंगजेब का जो जन्म दिवस होता है, ठीक है, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों की किताब में भी आपको दिख जाएगा कि वो अपने जन्म दिवस पे जो मिठाइयों का वितरण करते हैं, जिस टोकरी में जो उस मिठाई का वितरण करते हैं, तो वो जब आया था वो बंदियों के पास, बंदियों के कारागाह में, तो उसी में वो किसी तरह से छुप के, यानी कि मिठाई बाहर हो गए, यानी कि समय बट गया, और जो टोकरी बचा उस टोकरी में शिवाजी आ गए और अपने पुत्र के साथ बाहर निकल गए। तो ऐसा माना जाता है कि वो भी एक नाटकीय घटनाक्रम था जिसमें कि वो जो है सो मिठाई के डब्बे में बैठ के, यानी कि मिठाई की टोकरी में बैठ के बाहर निकल जाते हैं। फिर शाम को जब गिनती होती है कि हमारे कारागाह में कितने बंदी बचे हैं, तो उसमें से एक जो है सो कम रहता है, 2 कम रहता है, शिवाजी और उनका पुत्र। तो उनको लग जाता है कि यहाँ से शिवाजी रफू चक्कर हो गए। तो शिवाजी कहीं भागते नहीं है, सामने में जो मंदिर होता है वो मंदिर में जाके एक पुजारी का भेष ग्रहण करके और हाथ में वो जो है कमंडल लेके वो भीख मांगते मांगते वहाँ से, यानी कि आगरा के किला से वो जो है सीधा जो है महाराष्ट्र भागते हैं। उनको भागने में जो भी समय लगा और भागते भागते वो पहुँच जाते हैं अपने जो है साम्राज्य में, जहाँ पे मराठा साम्राज्य उस समय परचम पे था। तो ये घटनाक्रम आपको याद रखना है कि मई 2066 में उनको बंदी बनाया गया था और अगस्त 1666 में वो भाग भी गए। तो जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब को भी लगा कि इस इंसान को बंदी बना के रखना या फिर इस पे जो है अपना वर्चस्व बना के रखना बहुत आसान काम नहीं है। तो इसी वजह से उनको औरंगजेब ने राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि यहाँ पे कंपटीशन में आ सकता है कि
और शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। और ये घटनाक्रम कब का है? तो 1666 का है। जब शिवाजी अपने साम्राज्य में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मराठा साम्राज्य अभी अपने चरम पे था, तो अपना कार्यभार संभालने के बाद वो फिर से जो है एक बार 1670 में सूरत की लूट करते हैं। यानी कि मैंने पहले बताया था कि सूरत की पहली लूट 1664 में होती है, और 1670 में वो जो औरंगजेब की जो खजाना था सूरत में, उस पर दूसरी लूट करते हैं। यानी कि आपके पास दो चीज़ याद हो, ये दो डेट हो गया कि 1664 में सूरत की पहली लूट और 1670 में सूरत की दूसरी लूट। क्योंकि अब शिवाजी भी जान गए थे कि आखिर औरंगजेब के खजाना को लूटने का अंजाम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे पकड़ेगा या फिर पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1670 में दूसरी लूट हुई। और इतने सारे कार्यक्रम होने के बीच, यानी कि उन्होंने इतना सारा किला जीता, औरंगजेब से भी मिला, उनके दरबार में भी गए, बंदी भी बने, भागे भी, और राजा की उपाधि भी लिए। लेकिन ये सब होते हुए भी अभी तक अपना राज्याभिषेक नहीं करवा देते। वो अभी तक राजा की उपाधि, जो वहाँ पे छत्रपति बोला जाता है राजा को, अभी तक वो राजा की उपाधि नहीं लिए थे। तो इसी क्रम में 1674 में वो अपना पहली बार राज्याभिषेक करवाते हैं, और अपने वहाँ पे जो बनारस के सबसे प्रकांड पंडित होते हैं उस समय के, गंग भट्ट, तो उनको बुलाकर, और ये 1664 में पहली बार वो अपने राज्याभिषेक करवाते हैं और अपनी राजधानी रायगढ़ को रखते हैं। ठीक है, ये 16 जून 1674 की घटना है, जब वो अपनी पहली बार पंडित गंग भट्ट के सामने अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। लेकिन उनके राज्याभिषेक के 13 दिन के बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना हुआ कि जो उनका राज्याभिषेक हुआ वो कुछ विधि विधान में कुछ परिपूर्ण नहीं हुआ होगा, या फिर विधि विधान में कुछ त्रुटि रह गई होगी। इस वजह से वो अपनी दूसरी बार राज्याभिषेक करवाते हैं, और उस बार जो पंडित मंगाते हैं उसका नाम था निश्चलपुरी गोस्वामी। ठीक है, तो आपके पास दो चीज़ याद रखने के लिए हो गया कि 1674 में वो पहली बार राज्याभिषेक करवाए और पंडित का नाम था गंग भट्ट, और दूसरी बार जो राज्याभिषेक करवाए तो पंडित का नाम था निश्चलपुरी गोस्वामी, और अपनी राजधानी को रायगढ़ में शिफ्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने साम्राज्य को विस्तार करते गए। मराठा साम्राज्य उस समय एक ऐसा साम्राज्य बन सका था, बनते जा रहा था, जो बस एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जो मुगल को दांत खट्टे कर सकता था, मुगल के सामने सर ऊंचा करके लड़ाई कर सकता था। ठीक है, बट उसके बाद कुछ इस तरह का घटना होता है दोस्तों, जिससे कि शिवाजी को बहुत आघात पहुंचता है, और 1678 में उनका अंतिम अभियान होता है, कर्नाटक का अभियान, जहाँ पे वो जिंजी का किला को जीतते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में आता है दोस्तों, पिछला जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं भी देखिएगा उसमें जरूर मिलेगा कि शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक का अभियान था 1678 में, और वहाँ पे वो जिंजी का किला जो है सो जीते थे। ठीक है, और उसके बाद यानी कि 1678 के कुछ ही दिनों के बाद उनका जो पुत्र होता है संभाजी, वो जो है कुछ मतलब वो एक राजनीति का शिकार हो जाते हैं। उनके ही साम्राज्य में कुछ लोग उनको भड़का देते हैं कि भाई जो सो साम्राज्य संभालने का उचित उम्र होता है जवानी का, तो अभी तुमको साम्राज्य मिल जाना चाहिए था, मराठा साम्राज्य, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या करता है, संभाजी विद्रोह कर देता है, और इससे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं शिवाजी। और इसको भड़काने के काम भी कौन करता है, जो मुगल का एक सेनापति होता है जिसका कि नाम है दिलेर खान। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुगल सेनापति दिलेर खान से वो संधि कर लेता है, और उसके बाद वो अपने पिता यानी कि शिवाजी के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। ठीक है, इससे काफ़ी धक्का पहुंचता है शिवाजी को कि मैंने ऐसे कौन सी कमी कर दी परवरिश में, और उसको साम्राज्य की इतनी लोभ कैसे पैदा हो गई जो हमसे ही दगा कर बैठा। तो इसी सिलसिले में संभाजी को श्रृंगारपुरी के किले में सबसे पहली बार नज़रबंद किया गया था। ये क्वेश्चन याद रखना दोस्तों कि श्रृंगारपुरी के किले में पहली बार उसको नज़रबंद किया गया था। और ये सारे घटनाक्रम के चक्कर में शिवाजी काफ़ी क्षुब्ध हो गए थे, काफ़ी दुखी हो गए थे, और उनको एक बीमारी भी हो गया था, पेचिस बीमारी ऐसा बोला जाता है, कि उनकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गए, और वो 78 के बाद वो बीमारी लगातार चलते गए। इसी बीच में संभाजी की शादी भी होती है, और उनको फिर से शिफ्ट किया जाता है दूसरे यानी कि पन्हाला के किले में। यानी कि पहली बार नज़रबंद किया गया था श्रृंगारपुरी के किले में, और दूसरी बार बंद किया गया था पन्हाला के किले में। ठीक है, इसी क्रम में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है
3 अप्रैल 1680 को। और इसमें क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि ऐसा पूछा गया है कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी उस समय संभाजी को कौन से किले में नजरबंद करके रखा गया था। तो आप देख सकते हैं कि 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हुई और उस समय उनको पन्हाला के किले में बंद करके रखा गया था। तो इस तरह से 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु होती है। और इसी में कुछ जो है सो इतिहासकारों का मानना है, जैसे कि एक नाम है स्मिथ, इनका मानना है कि जिस तरह से शिवाजी का प्रशासन जो कार्य करने का तरीका था, जैसे कि गुरिल्ला युद्ध था, कि वो पीछे से होता क्या था कि वो पहाड़ के पीछे से ही आए और वहीं से लूट के फिर पहाड़ में भाग गए, ठीक, वहीं छिप गए। तो जो गुरिल्ला युद्ध नीति था, तो ये इनके अनुसार यानी कि स्मिथ के अनुसार उसको डाकुओं का साम्राज्य कहा गया, डाकुओं का राज्य कहा गया, शासन कहा गया। ठीक उसी प्रकार एक वहाँ के स्थानीय जो इतिहासकार है जिनका कि नाम है जादूनाथ सरकार, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, जादूनाथ सरकार। इनके अनुसार जो पूरे भारत में उस समय जो मुगल शासन का पूरा वर्चस्व बना हुआ था, तो हिंदू राष्ट्रवादी का जो एक भावना था जो पूरे लोगों में बढ़ाया और उसको बढ़ाने के प्रसार करने का जो काम किया वो शिवाजी के शासन में किया। तो ये अपने अपने इतिहासकारों का अपना अपना मानना रहता है, उनका अपना देखने का नज़रिया होता है। तो इसको आप याद रखिए, एक जादूनाथ सरकार और दूसरा स्मिथ, ठीक है। तो इसमें आपको पूरे प्रक्रम में क्या याद रखना दोस्तों कि अफजल खां को 1659 में हराया, ठीक है, फिर शाइस्ता खां को 1663 में उसको मात दिया, फिर सूरत की पहली लूट 1664 में हुई, फिर राजा जयसिंह के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, कि पुरंदर की संधि 1665 में हुई और उनके उस संधि के अकॉर्डिंग शिवाजी को जो संभाजी को जो मनसंदारी पे भेजना पड़ा। और उसके बाद फिर 1666 में वो उसके दरबार में गए, वहाँ आगरा के जयपुर भवन में उनको कैद किया गया और 16 अगस्त में वो भाग भी गए। फिर 1670 में दूसरी लूट हुई, 1674 में राज्याभिषेक, एक गंग भट्ट और दूसरा निश्चलपुरी गोस्वामी, फिर अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान जहाँ पे जिंजी का किला जीता गया, फिर संभाजी का विद्रोह और वो दिलेर खान के साथ संधि किया था और वो संभाजी को सिंगारपुरी और पन्हाला के किले में बंद किया गया था। और लास्ट में आपको याद रखना है कि 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये शिवाजी के बारे में जितने भी प्रक्रम है, जितने भी फैक्ट हैं, ये आपको याद रहेंगे। और इस वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखिए, पूरा देखिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह शिवाजी का प्रशासन था और उनका एक बहुत ही यूनिक तरह का प्रशासन था जो कि पहले के समय में यूज किया जाता था। उसके बाद जो कोई यूज किया तो वो शिवाजी ही थे, ठीक है। तो उनके प्रशासन और उनके उत्तराधिकारी के बारे में देखें कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनके सत्ता को किस तरह से लोग उनके प्रशासन में जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन पर किस तरह से विभाजन होता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।